हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी क्लास वर्णमाला क्लास फर्स्ट, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि में से देखते हुए बनाई गई है। थ्योरिकल क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें प्यारे बच्चों, और सभी लोग सेशन पर जुड़ जाएं। यस, सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और आज के इस सेशन को बिल्कुल भी मिस ना करेंगे। हिंदी की क्लास में सबसे पहला टॉपिक होता है आपका वर्णमाला, और वर्णमाला को हम थ्योरिकल पढ़ेंगे। आज बेसिक पूरा समझेंगे हिंदी का। हिंदी वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। हिंदी वर्णमाला जो होती है उसमें 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण में आपके स्वर कितने होते हैं? तो स्वरों की संख्या होती है 11, और व्यंजन होते हैं 33। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। बेटा चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोटपैड पर नोट करते सब चलेंगे कि हम अगर पूछते हैं कि वर्णमाला, हिंदी की वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। और फिर इसके बाद वर्णमाला को हम अगर संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्दों से मिलकर होती है, वर्ण प्लस माला। तो वर्ण क्या होता है और माला का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पर हम देखते हैं, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। हम जब भी अपने मुंह से कोई आवाज़ निकालते हैं तो वह ध्वनि निकलती है। ध्वनि को ही हम क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। हम भाई कुछ भी मुंह से बोलेंगे ध्वनि के रूप में निकलेगा तो वर्ण ही ना। तो यही कहना चाह रहे हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक नोट दिया हुआ है यहाँ पे। क्या है नोट? उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। लघुत्तम मतलब सबसे छोटी। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है, और लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। बड़ी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कही हुई है यहाँ पे, आप बिल्कुल ध्यान से समझें। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ध्वनि है। और अगर लेखन की दृष्टि से देखें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हो और नोटपैड पे नोट भी कर सकते हो। यस, वेरी गुड। सभी लोग जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। हिंदी की व्याकरण में हिंदी वर्णमाला की अगर बात कहते हैं तो उसको दो भागों में बांटा गया है, या इसका दो भागों में अध्ययन करते हैं हम। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं, जैसा कि हम पूर्व में ही बता चुके हैं आप लोगों को, और आप लोगों को विगत भी है कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। यहाँ देख लेते हैं चार्ट के माध्यम से। बड़ा ही अच्छा चार्ट आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाया गया है, और अच्छे ढंग से आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पे बिल्कुल भी जिसके जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ वर्णमाला को दो भागों में, एक स्वर और एक आपका व्यंजन, दो भागों में बांटा गया है। यदि स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है, और व्यंजन की संख्या पूछेंगे तो कितनी है? 33 है। स्वरों को तीन भागों में बांटा गया है।
स्वरों को 3 भागों में बांटा गया। आगे अध्ययन करेंगे इसके लिए। और यहाँ 3 भाग कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। 3 भागों में स्वरों को बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। अगर ह्रस्व स्वर की बात करते हैं तो ह्रस्व स्वर आपका, ह्रस्व मतलब सबसे छोटा स्वर होता है, और यहाँ इसको हम एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। एक मात्रिक स्वर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और दीर्घ स्वर होता है, बड़ा होता है, इसको हम द्विमात्रिक, समझ लीजिएगा, द्विमात्रिक, इसको द्विमात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। और दीर्घ स्वर में कुछ स्वर ऐसे भी होते हैं जिनको हम संयुक्त स्वरों के नाम से भी जान लेते हैं। तो दीर्घ स्वर के कितने नाम हो गए? दीर्घ स्वर का एक दीर्घ स्वर हो गया, द्विमात्रिक हो गया, और दूसरा द्विमात्रिक हो गया, और तीसरा आपका हो गया संयुक्त स्वर के नाम से भी जान लेते हैं। और लास्ट है आपका प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर आपका त्रिमात्रिक स्वर के नाम से भी इसको जानते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ व्यंजनों की। तो व्यंजन का अध्ययन जो करने वाले हैं हम स्पर्श व्यंजन के रूप में, अंतस्थ व्यंजन के रूप में और ऊष्म व्यंजन के रूप में। इसके अलावा ऊष्म व्यंजन के रूप में, इसके अलावा हम 2 प्रकार से और अध्ययन करेंगे। एक संयुक्त व्यंजन होगा और एक आपका आगत व्यंजन होगा। आगत व्यंजन होगा कौन कौन सा होगा? संयुक्त व्यंजन होगा और आगत व्यंजन। कुल मिला के हम व्यंजनों का अध्ययन 5 प्रकार से करेंगे। क्लियर हो गया बेटा? और चलते हैं सेशन के अगले पेज पर। अब यहाँ पे हम देखेंगे आखिर स्वर क्या होते हैं, स्वर हम किसे कहते हैं। बड़ी ही अच्छी बात है, स्वर किसे कहते हैं, स्वर की परिभाषा देखेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता ना लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। कह सकते हैं अपनी भाषा में, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता ना पड़े वे वर्ण आपके स्वर वर्ण कहलाते हैं। ये वर्ण आप कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होते हैं, ये दूसरे पे आश्रित नहीं होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, अपने आप में पूर्ण होते हैं। ठीक है, तो जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े वह स्वर क्या कहलाते हैं? वह वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं स्वर। तो छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब देखो यहाँ काउंटिंग कर लेते हैं, हम काउंटिंग करेंगे। छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ और औ। कितने हो गए? आपके 11 हो गए, 11 हो गए। और मात्राएं कितनी होती हैं? मात्राएं आपकी, मात्राएं अगर पूछ रहे आपसे तो मात्राएं कितनी होती हैं? अभी आगे पढ़ने वाले हैं हम। मात्राओं की संख्या अगर पूछ लेते हैं तो आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार बताएंगे, और एक आपके कामता प्रसाद गुरुजी हुए हैं, उनके अनुसार बताएंगे। तो कामता प्रसाद गुरुजी ने मात्राएं 10 बताई थी जो कि सर्वमान्य है। और यहाँ पे वर्णों की संख्या कितनी अगर पूछ लेते हैं, स्वर वर्णों की संख्या, तो स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। बड़ी ही रोचकता से, बड़े ही धीमी गति से आप लोगों को समझा रहे हैं एक बेसिक क्लास के रूप में, और बड़ी ही कारगर होने वाली है जिस किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप बैठने वाले हैं अगर तो। स्वर के भेद हम आपको बता ही चुके हैं एक चार्ट के जरिए कि स्वर का अध्ययन हम कितने प्रकार से, 3 प्रकार से करने वाले हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर,
प्लुप्त स्वर। ह्रस्व दीर्घ स्वर प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर का हमने दूसरा नाम क्या बताया था? एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक, दीर्घ को द्विमात्रिक, और प्लुप्त को त्रिमात्रिक। प्लुप्त को त्रिमात्रिक, ये इनके अन्य नाम हैं। और दीर्घ स्वर का एक और नाम होता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर के नाम से भी जान लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हम ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर होता क्या है, यहाँ पे हम बात करेंगे ह्रस्व स्वर के बारे में। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। देख लो, बहुत कम समय मतलब सब स्वरों की अपेक्षा, अन्य स्वरों की अपेक्षा इस स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, इसीलिए तो इसको एक मात्रक स्वर के नाम से रखा गया है। एक मात्रा काल का समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आ ई ऊ रिल, आ ई ऊ रिल, ये 4 प्रकार के आपके क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। आ ई ऊ रिर, आ ई ऊ रिर, याद रखना है आप लोगों को। इनकी संख्या 4 होती है और कौन कौन से होते हैं? आ ई ऊ रिर होते हैं और इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। आशा है आप लोग याद कर चुके होंगे। और यहाँ पे हम चलते हैं दीर्घ स्वर के बारे में जानकारी करते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं आप लोगों को बता दें कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। 2 गुना मतलब द्विमात्रिक, जैसा कि नाम से ही हम बता चुके ना आपको कि द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। 2 गुना समय लगता है किसकी अपेक्षा? ह्रस्व स्वर की अपेक्षा। ह्रस्व स्वर की अपेक्षा इनके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है लगभग, तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। आ ई ऊ ए ऐ ओ औ, इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। आ ई ऊ ए ऐ ओ औ, ये 7 प्रकार के आपके दीर्घ स्वर होते हैं। और इन्हीं दीर्घ स्वरों में, इन्हीं 7 प्रकार के दीर्घ स्वरों में आपके ए ऐ ओ औ, ये 4 आपके कैसे होते हैं? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर होते हैं 4। संयुक्त स्वर होते हैं 4, याद रखना प्यारे बच्चों। संयुक्त स्वर 4 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? ए ऐ ओ औ। हम आगे बताएंगे आपको कि संयुक्त स्वर इनको क्यों माना गया है और संयुक्त स्वर है तो इनका निर्माण किन किन से, किन किन वर्णों से हुआ है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। और यहाँ पे हम चलते हैं स्वरों का तीसरा प्रकार होता है आपका प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय अधिक लगता है। हमने क्या बताया था? त्रिमात्रिक स्वर बोलते हैं इसको, यानी कि ह्रस्व स्वर की अपेक्षा इस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। जिन स्वर का उच्चारण प्लुप्त स्वर के रूप में किया जाता है उनके आगे हिंदी की गिनती का अंक 3 लिखा जाता है। जिन स्वर का मतलब जिस स्वर का हम लंबा खींचने वाले हैं, 3 मात्रा वाला खींचने वाले हैं, उसके तुरंत बाद क्या करेंगे हम? हिंदी की गिनती का 3। अब हिंदी की गिनती आपको आती होगी, इस टाइप से लिखते हैं 3, है ना। तो हिंदी की गिनती का
3 लिख दिया जाता है। और आप लोगों को बता दें, एक अच्छी बात बता दें कि ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है, तो इन्हें त्रिमात्रक स्वर तो कहते ही हैं। लेकिन इसका उपयोग अगर देखा जाए, प्लुप्त स्वर का उपयोग, तो कह सकते हैं कि हम किसी दूर खड़े व्यक्ति को पुकारने के लिए प्लुप्त स्वर का उपयोग करते हैं। प्लुप्त स्वर का उपयोग किसी दूर खड़े व्यक्ति को पुकारने के लिए हम प्लुप्त स्वर का उपयोग करते हैं। अब उपयोग कैसे करते हैं तो हम आपको बता देते हैं। माना कि कोई राम नाम का व्यक्ति दूर खड़ा हुआ है, आपसे दूर, आपका दोस्त, आपका सखा राम है, वो आपसे दूर खड़ा हुआ है और आपको उसको बुलाना है। तो आप कैसे बुलाएंगे? आप अगर इस प्रकार से बुलाएंगे राम राम, तो दूर खड़ा व्यक्ति आपकी आवाज़ को नहीं सुन पाएगा ना। और जब आप उसको तेज आवाज़ में और शब्द को खींच के बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे? राम राम, तो उसके पास वो आवाज़ जाएगी। और जो आपने रा पे आ की मात्रा रा आ को खींचा है, रा को नहीं खींचा ना, माँ को खींचा, राम, क्या खींचा? आम, आ खींचा हुआ है, तो वही आपका आ क्या है? प्लुप्त स्वर है। जैसे मंत्रोच्चारण में भी इसका उपयोग होता है। हम अगर ओम को शुद्ध बोलते हैं मंत्रोच्चारण में, तो ओम को लंबा खींचते हैं, ओ को लंबा खींचते हैं। कैसे खींचते हैं? हम अगर ओम बोलते हैं तो उच्चारण अशुद्ध होगा, और मंत्रोच्चारण में हम बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? ओम ओम, खींचते हैं ना। तो हम ओ को खींचते हैं, तो वहाँ पर हमारा ओ जो होता है वो प्लुप्त स्वर हो जाता है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। बाकी आपके कुछ उदाहरण नीचे लिखे हुए हैं, जैसा ओम, रोम, भैया आदि। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 3 का उपयोग, 3 गिनती के 3 लिखा जाता है, क्योंकि इसको त्रिमात्रक, 3 का मतलब होता है 3 मात्राओं का समय हमें खींचना है। ठीक है, आशा करते समझ में आ गया होगा आप लोगों को। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। और नेक्स्ट पेज ये रहा आप लोगों का, आप लोगों के सामने। हम लोगों ने यहाँ पे अभी आपके स्वर का अध्ययन किया, और स्वरों का अध्ययन हमने कैसे किया? 3 टाइप से किया। कौन कौन से किए? आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा आपका प्लुप्त स्वर। तीनों प्रकार से हमने स्वरों का अध्ययन किया। स्वरों की संख्या 11 होती है। अब हम बात कर लेते हैं व्यंजन की बात कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ बात और थोड़ी सी रह जाती है, कभी कभार आप लोगों को कन्फ्यूजन करने वाली बात होती है वो, तो हम आप लोगों को क्लियर कर देते हैं कि स्वरों के भेद 3 होते हैं। और यहाँ पे हम आपको बता दें, ह्रस्व स्वर की संख्या पूछते हैं तो 4 होती है, दीर्घ स्वर की संख्या पूछें तो 7 होती है। ठीक है, और प्लुप्त स्वरों की संख्या का कोई अभी काउंटिंग ना पूछी गई है, ना पूछी जाती है। अब एक शब्द होता है मूल स्वर, बिल्कुल ध्यान से इसको आप लोग नोट कर लें। एक होता है आपका मूल स्वर। तो मूल स्वर जो आपके होते हैं, मूल स्वर मतलब जिनसे स्वरों की उत्पत्ति हुई है, तो वो आपके होते हैं 3। मूल स्वर के बारे में अगर पूछ लेते हैं, आ ई उ, कौन कौन से? आ, इसमें से आपका ऋषि गायब हो जाता है। आ ई उ, ये आपके मूल स्वर माने जाते हैं। और यहीं आपको अगर पूछ लेता है, बार बार कह रहे हैं हम, संयुक्त स्वर। यदि आपसे संयुक्त स्वर पूछ लिए जाते हैं तो 4 होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? ए, ऐ, ओ, औ। तो आप लोग नोट पैड पे नोट कर लेना बेटा। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम लोग अध्ययन करने वाले हैं किसका? अध्ययन करने वाले हैं किसका? व्यंजन का।
तो ये रहे व्यंजन आप लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता। अब व्यंजन के भेद देखना ही है हमें, क्या क्या देखना है यहाँ पे, हमें अध्ययन करना है यहाँ पे। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, और व्यंजन के भेद। तो जिन वर्णों के उच्चारण, सबसे पहले व्यंजन की परिभाषा बनाएंगे। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए तथा हवा कंठ से निकलकर मुख में रुककर बाहर आए, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हवा कंठ से निकले, कुछ पल के लिए मुंह में रुके और इसके बाद बाहर आए, उन्हें हम क्या, व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन की एक और परिभाषा अपन किस प्रकार लिख सकते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता पड़ती है। अन्य वर्ण कौन से, स्वर वर्णों की, अन्य स्वर वर्णों की आवश्यकता पड़ती है। ये वर्ण अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं, अपने आप में अपूर्ण होते हैं। जब भाई हम इनके साथ स्वरों को नहीं लगाएंगे तो ये कैसे होते हैं, अपूर्ण होते हैं। और आप लोगों को एक और अच्छी चीज़ बता देते हैं कि व्यंजन को हम क्या बोलते हैं, हल। संस्कृत में अगर व्यंजन की बात कर लेते हैं तो व्यंजन का दूसरा नाम क्या लिखा जाता है, तो व्यंजन का दूसरा नाम हल लिखा जाता है। हल, हल का मतलब होता है हलंत वाला। यदि इसमें से हम स्वर को अलग करते हैं तो कोई भी वर्ण आपका जो है वो अपूर्ण हो जाता है, और अपूर्ण वर्ण मतलब अधूरा हो जाता है। अधूरे वर्ण को हम हलंत लगाकर लिखते हैं तो वह आपका हल व्यंजन कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके होंगे ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे वर्ण जो अपने आप में अपूर्ण होते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ण जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जिनमें हवा कंठ वायु से निकलकर मुख में रुककर फिर बाहर आती है, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी हिंदी में मूल व्यंजन वर्ण कितने हैं, 33 बताए जाते हैं। हिंदी में मूल व्यंजन वर्ण कितने हैं, 33 है। इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, अतः हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 39 होती है। 33 आपके मूल व्यंजन हो गए और 4 आपके संयुक्त व्यंजन हो गए हैं, तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 39 होती है। स्वरों का स्थान, हम जब स्वरों का या व्यंजनों का जो भी हो इसके बारे में भी बात करने वाले हैं थोड़ा आगे से। पहले इसको देख लेते हैं, व्यंजन के भेद। व्यंजन के कितने, हम व्यंजन का अध्ययन जो करने वाले कितने प्रकार से करने वाले हैं ये देखना है। स्पष्ट व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, चौथा आपका संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, और नंबर 5 आपका आगत व्यंजन। आगत व्यंजन, ये 5 प्रकार से हम स्वरों का अध्ययन करने वाले हैं। स्पष्ट व्यंजन सबसे पहले हम अध्ययन करने वाले हैं, स्पष्ट व्यंजन। तो स्पष्ट व्यंजन होते क्या है यहाँ पर देखना है हमें। स्पष्ट, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब ये हवा जहाँ से निकल रही है, कहाँ कहाँ से, कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से और ओष्ठ से। तो आप लोगों को बता दें कि उच्चारण की दृष्टि से हमारे जो तंत्रिकाएँ तंत्र होती हैं जहाँ से मुख वायु निकलती है वो कितने प्रकार से बताई जाती है, 5 प्रकार से बताई जाती है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, 5 प्रकार से बताई जाती है। तो वही यही का स्पर्श करते हुए मुख से बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, 25 होती है।
का से माँ तक। देखिए हम आगे आगे आप लोगों को बताने वाले हैं कि स्पर्श व्यंजन जो 25 होते हैं और आपके उच्चारण स्थान जो होते हैं 5 होते हैं, वर्ग 5 होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। वर्ग कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। 5 प्रकार के वर्ग होते हैं और उन वर्गों में प्रत्येक वर्ग में 5 5 वर्ण होते हैं। तो 5 गुणे 5 बराबर 25 वर्ण होते हैं स्पर्श व्यंजन में। का वर्ग से पा का वर्ग से पा वर्ग तक, का वर्ग से पा वर्ग तक के सभी व्यंजन वर्ण स्पर्श व्यंजन में आते हैं जिनकी संख्या 25 मानी गई है। अभी हम आगे आपको काउंटिंग करके और चार्ट के जरिए सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा जा सकता है। वही बात आ गई है कि 5 भागों में हमने कहा कि अध्ययन करना है आपको, वही चीज़ है ये। चलते हैं कैसे 5 भागों में, ये रहे आप लोगों के सामने 5 भाग। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। का वर्ग से पा वर्ग तक हमने बोला था ना कि सभी आपके स्पर्श व्यंजन हैं, 25 होते हैं। तो वही चीज़ आपके सामने आ चुकी है। का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? हमने क्या बताया था? प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। 5 वर्ण कौन कौन से होते हैं का वर्ग में? का, खा, गा, घा, ञा। इसका उच्चारण स्थान कंठ है। इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। एक आप लोगों को हमने शॉर्ट वीडियो में हमारी ट्रिक मिल जाएंगे आपको इन सूत्रों को याद करने के लिए कि का वर्ग में कितने वर्ण हैं, किसका उच्चारण स्थान क्या है। तो हम आप लोगों को शॉर्ट में बता देते हैं। अकुह विसर्जन्याम कंठा, अकुह विसर्जन्याम कंठा आता है। का वर्ग आता है। का वर्ग लिख दिया हमने। अगर हमने का वर्ग की बात की है, अगर का वर्ग की बात की है तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि हम का वर्ग के 5 वर्ण की बात कर रहे हैं। का वर्ग के 5 वर्ण की बात कर रहे हैं। का, खा, गा, घा, या। इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तो हमने क्या सूत्र बताया था आपको? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। आ का वर्ग, अकुह हा हल्का, अकुह विसर्जन्याम, विसर्ग भी आपका, विसर्ग का भी उच्चारण स्थान कंठ है। अकुह विसर्जन्याम कंठा। इसके बाद आते हैं का वर्ग। का वर्ग के बाद आते हैं चा वर्ग। सेकंड वर्ग होता है आपका चा वर्ग। चा वर्ग में भी 5 वर्ण आएंगे, सेम प्रक्रिया रहेगी। चा, छा, जा, झा, ञा। इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। अब हम आपको बता दें एक ट्रिक के जरिए। अकुह विसर्जनम कंठा हो चुका था। अब इच्य सा नाम तालु होता है। चा वर्ग का क्या होता है? इच्य सा नाम तालु। और चाहो तो हम आपको शॉर्ट वीडियो में हिंदी की ट्रिक और संस्कृत की ट्रिक, दोनों की ट्रिकें आप लोगों को वर्ग के उच्चारण स्थान के लिए दे सकते हैं। बड़ी ही महत्वपूर्ण कारगर होंगी। एक एक वर्ण आपका एक एक उच्चारण स्थान बाहर निकल के आएगा। इसके बाद टावर की बात कर लेते हैं। तो टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। मूर्धा। रटोषणाम मूर्धा, ऋषि के टपरे में 60 महात्मा। दोनों चीज़ें हैं, संस्कृत में भी है और हिंदी में भी है। दोनों की ट्रिक हमने बनाई हुई हैं। चाहेंगे तो आप लोगों को शॉर्ट वीडियो के जरिए प्रोवाइड करा देंगे। इससे पहले सब लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी मज़ेदार क्लासें बेसिक से आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको समझाते हुए, कोई भी पॉइंट वीक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आराम से, कहीं नहीं भागे जा रहे हम, कहीं नहीं भागे जा रहे आप, बिल्कुल आराम से आपको एक बार आपने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया वर्णमाला, कहीं आपसे बाहर नहीं जाएगी। और एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो
अब बात कर लेते हैं ता वर्ग की। तो ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना, इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत होता है, दांत होता है, दांत, दंत। ठीक है, कैसे होता है इसके लिए भी हमने सूत्र बनाया हुआ है। लतुल सब दांतों से खाओ, या लतुल सा नाम दंता है। ठीक है, इसके बाद पावर्ग की बात कर लेते हैं। पावर्ग उपपद नाम ओष्ठो, इसका उच्चारण स्थान उष्ठ होता है। और पावर्ग में कौन कौन से आते हैं? पा, फा, बा, भा, मा। पा, फा, बा, भा, मा, पांचों वर्ण आप लोगों के सामने हैं। और चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसके बाद बात करनी है हमें अंतस्थ व्यंजन की। ये आपके स्पर्श व्यंजन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं स्पर्श व्यंजन। देखो 5, यहाँ पे कितने हैं? 5 वर्ण हैं। यहाँ पे कितने हैं? 5। यहाँ पे कितने हैं? 5। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5। तो 5 गुणे 5 बराबर 25 संख्या हो गई आपके स्पर्श व्यंजन। ये सब कैसे हैं? आपके स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, अब हमें बात कर ली है अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन की बात करनी है। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होती है? जिन जिन व्यंजनों का उच्चारण स्थान, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। भाई, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? अंतस्थ। अंतस्थ, 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 अंत के पहले मतलब मध्य में, मध्य में मतलब स्वर और व्यंजन के मध्य व्यंजन का उपयोग होता है, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा, याद रखना है। या, रा, ला, वा, ये 4 आपके क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क्लियर आप लोगों को? अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। ऊष्म व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? संघर्षी। क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं ऊष्म व्यंजन को। संघर्षी ऊष्म व्यंजन का मतलब क्या होता है? ऊष्मा, जिनके उच्चारण में हमें ऊष्मा ज़्यादा लगे, ताकत ज़्यादा लगे। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख से टकराकर ऊष्मा, गर्मी पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी बताई गई है? 4 होती है। और कौन कौन से होते हैं? सा, 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 हा, क्रमशः तीनों सा और हा हल। सा, सा, सा और हा आपका ऊष्म व्यंजन कहलाता है। ऊष्म व्यंजन को आप क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? सा, 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 हा, क्रमशः तीनों सा हो गए और हा हल्का हो गया, तो आपका क्या हो गया? ऊष्म व्यंजन हो गए। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों के योग से, दो अलग अलग व्यंजनों के योग से। संयुक्त मतलब मिश्रण होता है, मिक्स होते हैं। तो दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं। 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ये 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिल्कुल वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, चाहो तो 5 स्टार लगा सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आपकी संयुक्त व्यंजन। अधिकतम एग्जाम में यहाँ से ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं। कौन से? छत, त्रग, ज्ञा और श्री वाला श्रा। अब पूछ लेते हैं कि इनका निर्माण कैसे हुआ है। तो आपको ऑप्शन में रख, एक सही रहता है और 4 गलत रहते हैं। तो सबसे पहले कन्फ्यूजन वाली बात होती है और भूलने वाली बात होती है कि हम इनका निर्माण कैसे करते हैं। तो का प्लस सा, पा वाला सा। कौन सा? पा वाला सा। का प्लस प
पा वाला सा मिलके क्या बनता है, छत्र। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि का कैसा होता है, आधा होता है, हलंत वाला होता है। का कैसा होता है, आधा होता है, या कह सकते हैं हलंत वाला होता है। यहाँ पे प्रत्येक वर्ण संयुक्तन में जितने भी वर्णों का उपयोग हो रहा है, सबके पहले वर्ण अधूरे होंगे और दूसरा वर्ण पूर्ण होगा, तब जाके आपका संयुक्त स्वर बनेगा। बिल्कुल ध्यान रखना मैं क्या कहने वाला हूँ। यहाँ जो भी वर्ण है आपको दिख रहे हैं, ये लाइन से ये आपके सब अधूरे होंगे और सेकंड लाइन वाले ये आपके ये वाले पूर्ण होंगे, तब जाके बराबर क्या बनेंगे, संयुक्त व्यंजन बनेंगे। तो आधा का या हलंत वाला का भी बोल सकते हैं। आधा का प्लस पा वाला सा मिल के बनाया है छत्र। आधा ता और रा मिल के बना है त्रा। आधा जा और इया मिल के बना है ज्ञा। आधा सा और रा मिल के बना है श्री। ये आपका चार प्रकार से संयुक्त व्यंजन का अध्ययन हमने किया है। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट श्रृंखला में हम शामिल करेंगे इसको। और चलते हैं सेशन के नेक्स्ट पेज पर। यहाँ हमें आपके अयोगवाह पढ़ने हैं। अयोगवाह होते क्या है, अयोगवाह का निर्माण कैसे हुआ है, अयोगवाह के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अयोगवाह के भेद। अयोगवाह का अर्थ होता है आ के योग से जो अर्थ वहन करे। अयोगवाह का आ के योग से जो अर्थ वहन करे, वह किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बने वे अयोगवाह कहलाते हैं। भाई अयोगवाह का मतलब होता है आ के योग का जो वहन करे। आ का तो योग आए, साथ में वो किसी भी सार्थक शब्द के आगे या सार्थक शब्द के योग से आपको क्या बनाते हैं, संयुक्त स्वर। वो किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनाते हैं, किसी स्वर के साथ ये लग जाते हैं, एक सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, वे अयोगवाह कहलाते हैं। जैसे अंगार में, प्रातः, अंधेरा। ठीक है, तो अंगार में क्या लगा है, अंग। प्रातः में क्या लगा है, ये देखो दो बिंदी रखी हुई है। ठीक है, समझ में आ रहा। अंधेरे में ये चांद बिंदी आई हुई है। तो ये सब क्या है, अयोगवाह है। अयोगवाह की भेद पढ़ लेते हैं तो समझ में आ जाएंगे आपको। अयोगवाह के भेद कितने होते हैं, अयोगवाह के 3 भेद होते हैं, अनुस्वर, विसर्ग, अनुनासिक। ये 3 प्रकार के भेद होते हैं। इस भेदों को अगली नेक्स्ट क्लास में हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और ऐसी ही मज़ेदार क्लासेज आपको मिलती रहे। बहुत ही शानदार क्लास के साथ हम अगली क्लास में फिर आप लोगों के सामने आएंगे और अयोगवाह के भेद से क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने मित्र, बंधु, सखा संबंधी सभी लोगों को शेयर कर दें। बेटा ज़िंदगी में एक बात याद रखना, भाई बहनों एक बात याद रखना, आप किसी का भला करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका भला होने वाला है। देर हो सकती है पर अंधेर बिल्कुल नहीं होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले नए पेज के साथ। और यहाँ पे हम नया पेज अयोगवाह के भेद पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।